हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार विधानसभा सचिवालय एएसओ एसीटी का जो प्री का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम जीके एंड जीएस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम यूपीएससी एंड पीएससी के जो पीवाईक्यू हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। यह जो लेक्चर है वो इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। मतलब इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं। तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको जाकर देख सकते हो। इसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से इस वीडियो को आप देख सकते हो। आपको ध्यान यह रखना है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ज्यादा मैं रिपीट नहीं करूंगा, कि क्वेश्चन यूपीएससी एंड पीएससी के जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अजीब टाइप से होते हैं, तो जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट होगा वही मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है। मैं यूपीएससी पीएससी के क्वेश्चंस क्यों करवा रहा हूँ, इसका रीजन आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएगा तब। पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने के लिए आप लिंक में जाइए, वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां पे सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। और अब देखिएगा कि 90 टू 95% जो क्वेश्चंस होंगे, 90 टू 95% जो क्वेश्चंस होंगे वो पीवाईक्यू ही होंगे। कहाँ के पीवाईक्यू होंगे? तो या तो वो पीएससी में कहीं पूछे होंगे या तो वो यूपीएससी में कहीं पूछे हुए होंगे। ठीक है। तो इस कारण ही मैं ये जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने ये सीरीज जो है वो स्टार्ट किया है ताकि आपकी जो है वो हेल्प हो सके, आपको सब कुछ बना बनाया मिल जा सके, क्योंकि आपको कम जो है वो मेहनत करनी पड़े। यह लेक्चर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। मेरा नाम सौरभ सिंह है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यदि आप बिहार विधानसभा या फिर विधान परिषद मेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारा ये जो है वो पेड क्लास चलता है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। यह जो है वो बिहार विधानसभा एसओ जो है उसके लिए, ये विधानसभा के लिए है, क्योंकि इसमें प्री और मेंस दोनों है। प्री प्लस मेंस की तैयारी है, या फिर अलग से भी आप मेंस लेना चाहते हो तो दोनों का सिलेबस एक ही है, आप ले सकते हो। ठीक है। यदि आप चाहते हो कि केवल और केवल आप जो है वो टेस्ट प्रैक्टिस चाहते हो हमसे, तो टू द सिलेबस क्वेश्चन का जो लेवल है वो टू द एग्जाम, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी के अनुसार मैंने ये टेस्ट सीरीज है वो तैयार किया है। यहाँ पे आपको 10 टेस्ट है मिलेंगे, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। कैसे जो है वो परचेज करना है उसकी भी जानकारी आपको दी गई है। तो आप वीडियो पॉज कर कर देख लो, बाकी विशेष जानकारी के लिए आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। सारे वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप इस प्लेलिस्ट को लिंक जाए डिस्क्रिप्शन में जाके इस प्लेलिस्ट को आप चेक कर लो, वहां से सारे वीडियोस जो है वो देख सकते हो, जिससे आपकी तैयारी में कुछ हेल्प जरूर होगी। हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, तो आपको लैंग्वेज में तो कभी समस्या होगी ही नहीं। और वैसे भी मैं बता दूं कि आपको लैंग्वेज जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो इंग्लिश को अवॉइड करो। आपको कुछ वर्ड्स होते हैं जो जानने चाहिए, क्योंकि उन वर्ड्स से संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है। तो उन वर्ड्स को जानना ही चाहिए। तो चलिए हम पहले जो क्वेश्चन है उससे शुरुआत करते हैं। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक मार्क जो होता है साइन, आपको एक मार्क के बारे में जानकारी होगी। तो एक मार्क का जो साइन है वो किस लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। जो भी कृषि उत्पाद हैं उनके क्वालिटी को चिन्हित करता है, उनके क्वालिटी को बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं वो, उसकी क्वालिटी जो है वो, उसकी क्वालिटी से कोई भी मैनेजमेंट नहीं किया गया है। उसकी क्वालिटी जो है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो यह जो स्टेटमेंट है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का चिन्ह है, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये क्वालिटी को ही बताता है कृषि उत्पादों की। यह जो एक मार्क का प्रमाण पत्र है, यह भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जारी किया जाता है। ये जो दिया जाता है एक मार्क का प्रमाण पत्र, वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये
भारतीय खाद्य निगम के द्वारा दिया जाता है, तो यह जो स्टेटमेंट है वो गलत है। आप अचानक से इसको एकदम मतलब असहज रूप से आप इसको गलती कर सकते हो। कोई भी मतलब जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा सही नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय खाद्य निगम के द्वारा यह नहीं किया जाता। यह जो दिया जाता है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो इशू नहीं करती है इसको। एक मार्क जो है वो इशू किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो प्रमाण पत्र है वो दिया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन मंत्रालय होता है, जो कि किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? तो वो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये काम करता है। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि ओनली वन सही है। ठीक है, ओनली वन ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। इसके एक्सप्लेनेशन भी मैंने काफी डिटेल से लिखा है, जिससे आपको सारी चीजों समझ में आए, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं हो। तो पहला स्टेटमेंट है कि क्वालिटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ये यूज किया जाता है। तो यह जो स्टेटमेंट है वो सही है। यह कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का एक प्रमाण पत्र है। यह जो चिन्ह है वो कृषि मंत्रालय भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय, ठीक है, विपणन और निरीक्षण निदेशालय मतलब कि डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री जो होता है, जो कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, उसके द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो एक मार्क जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, तो यह तो गलत हो गया स्टेटमेंट, यही मैंने बताया है। बात करें तो एक मार्क की स्थापना जो है वो 1937 में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। जो यह है वो विभिन्न कृषि उत्पाद जैसे फल, सब्जी, मसाले, दाल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर यह जो है वो लागू होता है। तो यह जो एक मार्क है यह सुनिश्चित करता है, यह एश्योर करता है कि जो उत्पाद बन रहा है वह भारत सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित क्वालिटी होती है, जो भी डिफाइंड क्वालिटी होती है, उन गुणवत्ता के अनुरूप है। अतः आप इस जो प्रोडक्ट है उसको बिना किसी संकोच के यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स से है। यहां से आपसे पूछा रहा है कि रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पे चलता है? रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रॉकेट वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे? आपको ये ये आपको बोले ना कि कभी भी कोई पूछ दे तो ये कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं जानता कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जैसे कि ये रॉकेट इधर जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो फ्यूल होता है ना वो पीछे की ओर जो है वो फ्यूल निकलता है। इसका जो फ्यूल है वो पीछे की ओर निकलता है। अब ये फ्यूल जो है वो पीछे की ओर निकल रहा है, तो ये प्रेशर देगा आगे की ओर। आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जानते हैं कि जो है वो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तो इधर साइड वाली एनर्जी इधर साइड वाली एनर्जी के इक्वल होगी, तो इधर फोर्स लगेगा। तो इस ऐसे ही इसी कारण से जो है वो ये चलता है। ठीक है, इसी रीजन से ये चलता है। तो आपको यहाँ पे पूरा जो व्याख्या है वो दी गई, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है, और न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जब रॉकेट नीचे की ओर गैस निकालता है तो रॉकेट खुद ऊपर की ओर गति करता है। यह इसलिए होता है क्योंकि नीचे की ओर निकाली गई गैस का संवेग रॉकेट द्वारा ऊपर की ओर प्राप्त संवेग के बराबर और विपरीत होता है। यह संवेग का संरक्षण सिद्धांत प्रमाणित करता है। यही तो है संवेग का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, तो रॉकेट द्वारा गैस को जो नीचे की ओर लिया जाता है उसको थ्रस्ट कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। द एक्शन ऑफ एक्सपेलिंग गैस डाउनवर्ड इज नोन एज थ्रस्ट। ठीक है, यह विपरीत दिशा में समान और उल्टी प्रक्रिया उत्पन्न करता है जो रॉकेट को ऊपर की ओर चढ़ाता है। तो आपको ये पता चल गया, यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। ठीक है, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और इफ अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा व्यू गेन हो सके। क्योंकि जितने एक्सपेक्टेशन मेरी है, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो है वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पंजाब के बारे में पूछा जा रहा है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है।
यहाँ सवाल आपसे कहा जा रहा है कि पंजाब के विलय, जो पंजाब को मर्ज किया गया था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, तो उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल ने यह घोषणा की थी जो पंजाब राज्य है उसका अंत होगा और वह ब्रिटिश इंडिया जो है उसमें मर्ज होगा। क्योंकि रंजीत सिंह जो डेथ हो गया था उनका, उसके बाद जो है वो उतने जो है वो इमर्ज जो उतने बलशाली जो राजा थे वहां नहीं हो पाए थे, इस कारण से अंत हो गया। ठीक है, तो यह तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ पूछा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो गलत आपसे पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा सवाल है कि महाराजा दिलीप सिंह के सभी क्षेत्रों को भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया था, तो यस, इट इज करेक्ट, पार्शियली करेक्ट, नॉट मतलब कि हर क्षेत्र को तो नहीं बनाया गया था, लेकिन चलो पार्शियली करेक्ट है क्योंकि इससे ज्यादा गलत ये वाला है। ठीक है, दिलीप सिंह को 2,50,000 की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है, उनको पढ़ने के लिए जो है वो इंग्लैंड लंदन भेज दिया गया था 2,50,000 पेंशन देके, तो यह जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पेंशन तो दिया गया, इंग्लैंड तो भेजा गया, लेकिन उनको 5 लाख पेंशन मिलता था एनुअली। ठीक है, 5 लाख एनुअली मिलता था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बन जाएगा। उसको 50,000 5 लाख मिलता था, नॉट 25,000। यहाँ से कंफ्यूज इसलिए हो रहा है कि ये यूरो में दिया है, 25,000 यूरो मिलता था। ठीक है, 25,000 यूरो मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं कि कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत विश्व का प्रथम कोयला उत्पादक देश में से एक है। भारत जो है वो कोयला उत्पादन में विश्व के प्रथम देशों में से एक है। यह प्रश्न आपसे कहा स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो क्या भारत जो है वो कोयला उत्पादन में इतना समृद्ध है? तो यस, भारत समृद्ध है, बट भारत में जो कोयला होता है वो कोकिंग कोयला नहीं होता है। वहां की जो ऊर्जा होती है उसमें वो ज्यादा नहीं होता। कोकिंग कोयला जो कि इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, इसको हिंदी भी कोकिंग होता है। ठीक है, कोकिंग कोयला जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, यह प्रश्न जो है वो बिहार दरोगा मेंस या प्री में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, कोकिंग कोयला जो है वो भारत को निर्यात करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, नॉट निर्यात, आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ता है। यह प्रश्न पूछा गया तो मुझे याद आ गया। तो यह स्टेटमेंट तो सही है पहला। दूसरा है कि भारत के पास झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विशाल कोयला भंडार है, तो यह भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। झारखंड जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है और झारखंड के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि दिवस यहाँ दिया गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? क्या आपको पता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आराम से आप कर सकते हो कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, तो पहला तो दो हो गया, पहला का दो हो गया, तो पहला का जैसे ही दो होगा तो ये वाला और ये वाला खत्म हो गया। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, कितने एग्जामों में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो पूछा गया है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, तो एक का कौन सा हो, दो बी का कौन होगा, वन। बी का कौन होगा, वन। बी का कौन है, वन। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा देखिए सही हो जाएगा। यहाँ बी का 3 दिया गया है, बी का 1 ये भी है, बी का 1 ये भी है, यहाँ से नहीं निकलेगा। उसके बाद ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे। तो ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो सी का कौन हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 देखिए यहाँ पे है। और उसके बाद तो बचा हुआ वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा, नॉट ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन गया है। यहाँ पे डिटेल से उन्हीं चीजों को चर्चा की गई है, आप देख लीजिए कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन जो है, विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? रामसर दिवस, वेटलैंड डे, रामसर दिवस। तो रामसर दिवस के बारे में आप बताइए कि रामसर दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए। उसके बाद विश्व ओजोन दिवस मैंने बता दिया। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो
हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि जो है वो माल न्यूट्रिशन का सप्ताह, कुपोषण सप्ताह कौन सा महीने में मनाया जाता है? कुपोषण माह, भारत में कुपोषण माह मनाया जाता है, माल न्यूट्रिशन मंथ मनाया जाता है। तो क्या कुपोषण माह जो है वो किस मंथ में मनाया जाता है, आपको पता है? यदि पता है तो आप जो है वो इसका आंसर जरूर करें। ठीक है, यहाँ से जो है वो स्टेटमेंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ये एक कोरल रीफ है। ये क्या है? एक कोरल रीफ है। कोरल रीफ कहने का अर्थ कि यह जो है वो प्रवाल भित्ति है, और ये प्रवाल भित्ति कई टाइप के होते हैं। तो ये जो है वो ये रीफ टाइप की है, दीवाल जैसी है, ऐसे कुछ करके है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को कुछ ऐसा बनाएंगे ना, ऐसा कुछ बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया को, तो यहाँ पे ये अवस्थित है कोरल रीफ। यहाँ पे एक जो है वो इसका सिटी है जिसको क्वींसलैंड बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्वींसलैंड कहा जाता है। तो इसी क्वींसलैंड के यहाँ पे है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? तो ये तो पहला तो नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्वींसलैंड के पास। तो इट इज सिचुएटेड अलोंग द नॉर्थ ईस्ट कोस्टल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या ये सही है? तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है कि यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ स्थित है। क्वींसलैंड यहाँ के सबसे जो नजदीक पे स्थित जो है वो तट है। क्वींसलैंड शहर है यहाँ का। ठीक है, बेटा समझ में आ गया? अब जो ये वाला हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे यह भी याद रखिए कि ये कोरल रीफ है ना, दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है। इसकी लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो यह जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। इसकी लंबाई जो है वो 2300 किलोमीटर ही है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 2300 किलोमीटर है, नॉट 2500 किलोमीटर। तो यहाँ से कौन सा बनेगा? तो एक स्टेटमेंट सही है, केवल वन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, मिनीमाटा रोग के बारे में आपसे पूछा जाए कि मिनीमाटा रोग किससे होता है? तो मिनीमाटा रोग जो है वो मरकरी पॉल्यूटन से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आसान सा सवाल है। तो मिनीमाटा रोग का कारण जो है वो कहाँ होता है? तो मिनीमाटा रोग जो होता है वो मरकरी से होता है। यह सबसे पहले जो है वो जापान में फैला था। जापान का जो मिनीमाटा शहर है, उसी मिनीमाटा बे के पास, मिनीमाटा जो वे है, वहीं पे ये जो जापानी लोग वहाँ के जो कॉन्टिमिनेटेड मरकरी से दूषित जो वो फिश खाते थे, उसी फिश के कारण जो है वो ये हुआ था। इसमें क्या होता है कि आपके इसके लक्षण को कैसे पहचाना जाता है? तो इसमें आपका सुन्न होने लगेगा, लगता है झुनझुनी टाइप सा होता है ना, वो होने लगेगा, आपको कंपन आने लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है मिनीमाटा रोग के बाद। उसके बाद कैडमियम के रोग, कैडमियम जो है वो उसकी वो ज्यादा यदि हो जाए तो इटाई इटाई होता है। तो यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, उस संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, तो आप जो है वो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर हम देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वह केवल उन जानवरों के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट 1962 है वो प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल ओनली। केवल वाइल्ड एनिमल जो है वो जंगली जानवर है उसको प्रोटेक्शन के लिए करता है? तो नहीं, इसमें दोनों करता है। यह जो है वो दोनों किया जाता है इसके द्वारा। यह जो स्टेटमेंट है पहला गलत है, क्योंकि यह जो प्रोटेक्शन करता है वो वन्य जीवों को भी करता है, यह पौधों को भी करता है, यह उनके लिए आवास की भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड उनके जो हैबिटेट हैं, इन सब की भी सुरक्षा के लिए ये जो अधिनियम है वो लाया गया। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्या आपको पता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या कब आया था? कब आया था? तो मैं तो बता दे रहा हूँ, बाकी आप कमेंट में इसको बताते तो ज्यादा बेटर होता। तो मैं जब भी प्रश्न ऐसा कहूंगा तो उसको कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना था। केवल जंगली हाथी एशियाइयों। तो यह भी स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था वो केवल जंगली एशियाई के संरक्षण तक सीमित नहीं था। यह जो था वो सभी हाथियों के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करता था, और यहां तक कि मानव हाथी संघर्ष भी ना हो। मानव
हाथी संघर्ष भी ना हो, क्योंकि जैसे-जैसे वनों की संख्या, जैसे-जैसे जंगलों की संख्या जो है वो, जंगलों का मात्रा, संख्या तो नहीं बोलेंगे, जंगलों का जो क्षेत्र है, जंगलों का जो एरिया है वो घटते चला जा रहा है। इस कारण से उनके जो एरियाज़ हैं उनमें जो मनुष्य चले जा रहे हैं, जिस कारण से मानव और हाथी के बीच संघर्ष होता है, जिसके कारण से जो मानव होते हैं उनको जो है वो अपना जान तक गँवाना पड़ता है। इवन हाथियों को भी बहुत समस्या होती है, उनके साथ बहुत क्रूरता से व्यवहार किया जाता है। इन सब को रोकने के लिए भी इसमें बात कही गई थी। ठीक है? मानव-हाथी संघर्ष को भी कम करने के लिए बात कही गई थी। उनका जो आवास है, वो जंगलों में रहते हैं, तो उनके आवास को भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए सरकार को, और सतत संरक्षण का उन्होंने जो सस्टेनेबल जो कंज़र्वेशन है, उसपे भी बात ये जो है वो करता है। तो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपको जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन में अरेंज करना है। तो सबसे पहला जो डेंसिटी है वो किसकी है? वो दिल्ली की है। आपको आपको पता होगा कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 11,400 है। वहीं उसके बाद जो दूसरा नंबर पे आएगा वो बिहार आएगा। दूसरा नंबर पे आएगा वो बिहार है। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी जो 1104 है। बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1104 है। तो यह भी आपको याद, 1104 नहीं, 1106 है। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 है। बिहार के बाद जो है वो पश्चिम बंगाल आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा। जो वेस्ट बंगाल है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 1029 है। उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 1029 है। उसके बाद जो है वो वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश आता है, यूपी आएगा, और यूपी का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 828 है। वहीं उसके बाद जो है वो केरल आएगा। ठीक है? केरला आएगा, और उस केरल का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 860 है। तो केरल का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 807 है। जो यूपी तो उससे पहले आ जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। ये यूपी उसके बाद आएगा। तो सबसे क्रम वाला आपको याद रखना है कि पहले बिहार होगा, फिर वेस्ट बंगाल होगा, फिर केरला होगा। तो बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारा बनेगा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है? पॉपुलेशन डेंसिटी है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो दिल्ली की है, बट दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि जहां पे 1 किलोमीटर क्षेत्र में, 1 किलोमीटर एरिया में कितने जो है वो लोग रहते हैं, उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो बिहार, दिल्ली का जो एवरेज 1 किलोमीटर होता है, एक एक किलोमीटर में एवरेज लोग जो होते हैं, औसतन कितने लोग रहते हैं, तो दिल्ली में 11,400 लोग रहते हैं। वहीं सबसे कम की बात करें, सबसे लोवेस्ट जो है वो, सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो वह भी बार बार पूछा जाता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार वो 17 है। कहाँ है 17? तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में पर किलोमीटर पे एवरेज 17 लोग ही होते हैं। तो जब ज्यादा लोग होंगे तो वो जो वहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा कही जाएगी, और उस डेंसिटी बहुत ज्यादा होने से जो रिसोर्सेज हैं उसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो सीमित होते हैं। बाकी इसके कई सारे रीजंस होते हैं, वो हम डिस्कस यहाँ नहीं करने वाले हैं। ठीक है? तो आपको स्टेटमेंट जो है वो कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ एक्ट्स आए हैं, उन एक्ट्स को आपको अरेंज करना है उनके डेट्स के अनुसार, क्योंकि डेट्स से ही आपको पूछा जाता है। तो लैक्स लोकी अधिनियम, पहला है लैक्स लोकी अधिनियम। तो ये जो लैक्स लोकी अधिनियम है ना, यह अधिनियम आया था कि सभी भारतीय नागरिकों के लिए नागरिक कानून में समानता सुनिश्चित करने के लिए यह जो है वो लाया गया था। लैक्स लोकी एक्ट जो है वो अंग्रेज के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1850 में आया था। इसका यूज क्या था? तो इसका यूज था कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं, सभी भारतीय नागरिकों के नागरिक कानून जो है वो, सिविल लॉ जो है वो समानता उसमें सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। हालांकि व्यक्तिगत मामला जैसे कि विवाह, उत्तराधिकारी, इन सब में शामिल यह नहीं किया गया था। जैसे कि संपत्ति, उत्तराधिकारी वाला संपत्ति मिलना है, तो उसमें यह नियम नहीं लागू किया गया था। लेकिन
यह सुनिश्चित करता था कि सारे के साथ जो सिविल लॉ है वो एक ही किया जाए। जैसे हमारा अभी जो है वो समान व्यवहार होता है आर्टिकल 14 के तहत, उसी तरह से अंग्रेजों ने भी 1850 में यह जो अधिनियम लाया था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया 1850। दूसरा है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल टेनेसी एक्ट, बहुत ज्यादा ये एग्जाम में पूछा जाता है। यह जो एक्ट है वो 1985 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा ही लाया गया था, 1885 नॉट 1985। बंगाल काश्तकार अधिनियम जो है वो 1885 में लाया गया था। यह अधिनियम जो है वो बंगाल में काश्तकारों और जमींदार उनके अधिकारों को रेगुलेट करने के लिए पारित किया गया था, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा की बात की गई थी। काश्तकार कौन होते हैं? टेनेसी कौन होते हैं? तो वह होते हैं जो किसी दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। कोई दूसरा जमीन, किसी दूसरे का जमीन है, वहां पे वो खेती करते हैं, तो उनके साथ जो जमींदारों का व्यवहार था, उनके साथ जो बिहेवियर था जमींदारों का, वो बहुत गलत था, बहुत खराब था। इस कारण से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यह जो सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि बंगाल में जो है वो एटलीस्ट बंगाल, क्योंकि वहां पे उनका राज्य सबसे पहले बंगाल और मुंबई मद्रास इसी पार्ट में था। तो उन्होंने यह सोचने का सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जो किसान है उनके साथ जो है वो दुर्व्यवहार ना किया जाए जमींदारों के द्वारा। बाकी यह सब जो नियम है वो उतना सफल नहीं हो पाया था जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही, मतलब क्या बोलते थे ना कि किसानों का शोषण करती थी हमेशा। ठीक है, बाकी नियम तो वो उसने बनाया है। उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है, सम्मति की आयु अधिनियम। यह जो अधिनियम है वो मैरिज एक्ट एक है, ये एक मैरिज से संबंधित कि आखिर कितने कम उम्र की लड़कियों का शादी होना चाहिए, कितने कम उम्र के पुरुष हैं लड़कों का शादी होना चाहिए, तो इसमें मैरिज एक्ट की बात की गई। जैसे सारदा अधिनियम 1934 में आया था ना, क्या सारदा अधिनियम के बारे में आपको पता है? तो पता है तो आप बताइए, इसके इसमें जो है वो एज लिमिट क्या रखी गई थी गर्ल के लिए और क्या रखी गई थी जो है वो बॉय के लिए। और अभी हाल ही में 2 साल पहले एक जो है वो अरुण जेटली की कमेटी बनी थी। 2 साल, पता आई थिंक अरुण जेटली ही थे शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। उस कमेटी ने क्या सजेस्ट किया था कि जो लड़कियों की एज है वो कितनी होनी चाहिए? जैसे अभी 18 साल है और लड़कों की एज 21 साल है। तो वो जो कमेटी बनी थी ना, जिसका मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है अभी क्या है, उसने कहा कि दोनों की एज जो है वो 21 कर दिया जाए। दोनों की एज जो है वो 21 ही कर दिया जाए, ना कि लड़कियों की 18 कर दिया जाए। ठीक है, तो गर्ल हो गया और ये मेल हो गया। समझ में आया? तो यह जो अधिनियम है सम्मति की आयु अधिनियम, यह जो अधिनियम है वो 1891 ईस्वी में यह अधिनियम आया था। 1891 में आया था। यह अधिनियम लड़कियों के विवाह के न्यूनतम आयु को, सहमति की आयु जो है वो 10 से बढ़ाकर, पहले जो है वो 10 वर्ष हुआ करती थी कि 10 वर्ष की लड़कियां हैं तो उनकी शादी कर सकते हो, लेकिन अब जो है वो 12 वर्ष कर दिया गया कि आपको मिनिमम 12 वर्ष होनी चाहिए, बाकी वर्तमान स्थिति में 18 वर्ष है। यदि आप इससे पहले करते हो तो वह कानूनन अपराध होता है। ठीक है, कानूनन वो अपराध होगा। तो यह अधिनियम जो है वो लाया गया और इसमें जो है वो बाल विवाह को रोका गया। ठीक है, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया, क्योंकि भारतीय समाज में बाल विवाह जो है वो काफी प्रचलित था। आज भी राजस्थान में आप देखिए सबसे ज्यादा बाल विवाह जो है वो होता है। उसके बाद इंडियन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है वो कब आया था? तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था वो 1904 में आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह जो है वो लाया गया था। लॉर्ड क्या बोलूं, फालतू है लॉर्ड बोलना। कर्जन के द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, कम से कम इसी से तो गुलामी मानसिकता से हम बाहर निकले। लॉर्ड क्या ही बोले इसको, कर्जन आप बोलिए, वो ज्यादा बेटर होगा। लॉर्ड लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम एक उपनिवेशिक मानसिकता में पल रहे हैं। हमारी जो मानसिकता है, आप जब विचार करिएगा इस पे ना, तो हमारी मानसिकता औपनिवेशिक मानसिकता हो चुकी है। हम अभी कहीं न कहीं अभी भी अंग्रेजों के जो गुलामी की जो पहचान है उसको लेके चल रहे हैं। तो इसको हम उस इस जो उपनिवेशिक माइंड है इससे हमको छूट मिलनी चाहिए। इससे हमको छुटकारा मिलना ही चाहिए। तो इसी पे जो भारतीय सरकार अभी काम भी कर रही है। ठीक है? तो ये आप कर्जन ही बोलिए। ठीक है? तो हमने अरेंज कर लिया कि सबसे पहले कौन-सा आया, तो सबसे पहले लेक्स लोकी एक्ट आया। तो सबसे पहले लेक्स लोकी एक्ट आएगा, तो 1111 कहाँ है? तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया था। उसके बाद पहला के बाद दूसरा आया। तो पहला के बाद दूसरा कहाँ है? तो यही तो ऑप्शन नंबर डी ही तो आंसर बन जाएगा। दूसरा के बाद जो है वो तीसरा आया 91 में, और तीसरा के बाद चौथा आया 1904 में। ठीक है, तो ये अधिनियम जो है वो आपको सब समझ में आ गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि मैंगनीज उत्पादन होता है, मैंगनीज एक जो है वो मेटल है, तो मैंगनीज का उत्पादन जो है वो कर्नाटक में कौन सा है, यहाँ मैंगनीज उत्पादन में जो कर्नाटक में नहीं है? तो बेल्लारी जो है वो कर्नाटक में है, चिकमंगलुर जो है वो कर्नाटक में है, शिमोगा जो है वो कर्नाटक में है, श्रीकाकुलम जो है वो कर्नाटक में है। तो कौन सा यहाँ कर्नाटक में है? तो ये 1, 2 और 3 ये दोनों कर्नाटक में है, लेकिन श्रीकाकुलम जो है वो कर्नाटक में नहीं है। यह आंध्रा में आ जाएगा, यह आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। तो मैंगनीज उत्पादन आपको समझ में आ गया। मैंगनीज उत्पादन में सबसे समृद्ध जो भारत में राज्य है वो कौन सा है? तो वो उड़ीसा है। आपको ये जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो बेल्लारी, चिकमंगलुर एंड शिमोगा ये जो है वो कर्नाटक में अवस्थित है। वहीं चिकमंगलुर की बात श्रीकाकुलम की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और जो है वो सबसे प्रसिद्ध जो है वो भंडार है वो उड़ीसा में ही मिलता है। तो यह भी आपको याद रखना है। अब हमसे पूछा जा रहा है, पॉलिटी का सवाल है कि संविधान का जो भाग 3 है, वहां पे फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। भारतीय संविधान में भाग 2 में मौल मौलिक अधिकार की बात की गई है, और यह जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट है उस पर ही आधारित है। तो यह तो प्रश्न सही हो जाएगा, यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमसे पूछा जाए कि मरने का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। हम जानते हैं कि आर्टिकल 21 हमारा जो है वो एक मौलिक अधिकार है। यह कहता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। आपको जीवन जीने के अधिकार से राज्य मतलब स्टेट मतलब भारत। आपको जीवन और राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है कि राज्य है वो कौन कहलाएगा। जैसे पुलिस है तो पुलिस क्या है? वो राज्य है। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। आर्टिकल 21 कहता है कि राज्य जो है वो आपके जीवन जीने का अधिकार है, उसको खत्म नहीं कर सकता है। हालाँकि फांसी देके आपको हटाया जा सकता है, आपको मारा जा सकता है, जीवन जीने का अधिकार जो है वो खत्म किया जा सकता है। उसी तरह से पैसिव यूथनेसिया भी दिया जाता है। उसी तरह से पैसिव यूथेनेसिया भी दिया जाता है, मतलब इच्छा मृत्यु। पैसिव यूथनेसिया, इसके लिए कई सारे लॉ होते हैं, जैसे कि लॉ होते हैं कि 2 साल से आप जो है वो कोमा में होने चाहिए, 4 शायद डॉक्टर होते हैं, उनका कंसेंट चाहिए, उनकी सहमति चाहिए कि आप कभी अब नहीं उठ सकते। तो उस कंडीशन में ना पैसिव यूथनेसिया दे दी जाती है। तो इससे भी संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। यदि आपको कोई जानकारी अभी आ रही है इस संदर्भ में तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है? हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 में, जिसमें राज्य जो है वो आपके जीवन जीने का अधिकार को खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में आपको मरने का अधिकार दिया गया है। तो क्या आपको मरने का अधिकार है? तो अभी की बात करें, वर्तमान स्थिति की जब बात करें, तो यहाँ पे मरने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 21 में सीधा कहा गया है कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आपको मरने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में 2 केस आते हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है? इस संदर्भ में 2 केस आते हैं, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। पहला जो केस था वो पी रथिनाम केस था। पी रथिनाम बनाम भारत सरकार। आप लिख लीजिए, पी रथिनाम, पी रथिनाम वर्सेस भारत सरकार, भारत सरकार। यह मामला 1994 का है। यह मामला जो है वो 1994 का है। इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है, उसमें आपको सुसाइड करना है। आप जो है वो अपना जीवन जो है वो उसको खत्म कर सकते हो। आप जो है वो सुसाइड कर सकते हो। अपनी मर्जी से आप मर सकते हो। आपको जीवन जीने का अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। ठीक है? आपको मरने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन आगे जो है तुरंत इस 94 में ही 1994 में ही एक और केस आया पंजाब में, जिसका नाम था ज्ञान कौर। ज्ञान कौर, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब सरकार। ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब सरकार का केस आया। ये केस जो है, इसमें कहा गया कि आपको जो आर्टिकल 21 है, ये जो रथिनाम केस है, इसमें आपको जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत मरने का भी अधिकार है। लेकिन वहीं ज्ञान कौर केस जो है उसमें न्यायिक पूर्वावलोकन किया गया। न्यायिक पूर्वावलोकन की चर्चा कहाँ है? तो आर्टिकल 13 में है।
आर्टिकल 100 आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 में न्यायिक पूर्वावलोकन की चर्चा है। आई थिंक आर्टिकल 148 138 भी न्यायिक पूर्वावलोकन पे बात करता है। बाकी आप कौन-कौन से और आर्टिकल हैं, 3-4 और हैं, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वो सब न्यायिक पूर्वावलोकन की बात करता है कि जो जज है, जो न्यायपालिका है, वो अपने निर्णयों को बदल सकता है, उस पर पुनः विचार कर सकता है, उसी को पूर्वावलोकन कहते हैं, मतलब फिर से उस पे विचार किया जा सकता है। तो ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब सरकार जो मामला था, यह भी 1994 में ही आया था, जहां तक मुझे याद है। बाकी एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं अपडेट भी कर दूंगा टेलीग्राम में। यह जो केस था, इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार के जो जज थे, उनके द्वारा कहा गया कि आपको जो फंडामेंटल राइट मिला है, उस फंडामेंटल राइट में 21 में जो आपका फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट में सुसाइड करने का आपको अधिकार नहीं है। ठीक है? आपको सुसाइड करने का अधिकार नहीं है। तो इसी कारण से उसी के बाद जो है, वो सुसाइड करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है? क्रिमिनल ऑफेंस होता है सुसाइड करना, एक अपराध है, वो भी क्रिमिनल। ठीक है? नॉट जो है वो सामान्य अपराध नहीं है, ये क्रिमिनल अपराध है। ठीक है? क्रिमिनल ऑफेंस ये होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वहीं मैंने एक केस बताया था, ये वाला पैसिव यूथनेसिया वाला। तो यह जो केस है वो 2011 में आया था केस एक, अरुणा असफ। 2011 में एक केस आया था, अरुणा रामचंद्र बनाम भारत सरकार। नाम आप लिख लीजिए, यह भी प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। अरुणा अरुणा रामचंद्र अरुणा रामचंद्र वर्सेस भारत सरकार। यह जो केस था, इस केस 2011 में कहा गया कि पैसिव यूथनेसिया जो है वो दिया जा सकता है। पैसिव यूथनेसिया जो है वो दिया जा सकता है, मतलब यदि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत सालों से कोमा में है, 2 सालों से कोमा में है। एक नर्स थी ना, उसको उसके जो नर्स थी, उसको गले में मार दिया गया था। ये इसी कहानी से रिलेट होता है। उस नर्स का भी नाम पूछा जाता है, अभी मुझे उसका नाम याद आ नहीं रहा है। तो उसी से रिलेटेड यह केस जो है वो है। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। बाकी कई सारे जजमेंट्स हैं, तो उतना हमको जानना है, लेकिन एक ही बार में जानिएगा तो वो अपच हो जाएगा आपके लिए। ठीक है? तो यहाँ से क्या समझ में आया कि मरने का अधिकार जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। तो क्या भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है? क्या फेडरल है? तो हमारा पूर्ण संघीय तो है नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जो है वो संघीय व्यवस्था नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस संदर्भ में चर्चा की ही नहीं गई है कि भारतीय जो है वो संघीय है। तो भारत को अर्ध संघीय आप कह सकते हो। तो भारत फेडरल नहीं है, तो यह भी क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है? यह भी गलत हो जाएगा। मरने का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार है, तो यह तो गलत है। ठीक है? पहला भी गलत है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, तो यह भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार को हटाया जा सकता है। यह बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। क्या भारतीय संविधान के तहत जो दिया गया फंडामेंटल राइट है, उसको हटाया जा सकता है? इसके संदर्भ में क्या अभी तक इतिहास रहा है? तो जब आर्टिकल 13 आप पढ़ोगे ना, आर्टिकल 13 जब संविधान का पढ़ोगे, तो आर्टिकल 13 कई सारे पार्टों में बटा होता है, 3 से 4, 4 या 5 पार्टों में बटा हुआ है। उसका सार मैं आपको बता रहा हूँ, उसका सार एक ही है कि राज्य, राज्य मतलब भारत सरकार ना तो मौलिक अधिकार को कम कर सकता है, और ना ही मौलिक अधिकार को खत्म कर सकता है। तो ना तो मौलिक अधिकार को कम करेगा, और ना ही मौलिक अधिकार को खत्म करेगा। लेकिन लेकिन आप जानते हैं कि भारत में 7 फंडामेंटल राइट थे। 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन फंडामेंटल राइट जो 7वां नंबर का था, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसको तो वो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर 300 ए में डाल दिया गया, और यहाँ कहा गया कि यह जो है वो आपका विधिक अधिकार है। ठीक है? यह आपका विधिक अधिकार है, नॉट मौलिक अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया। इसका मतलब कि जो मौलिक अधिकार है उसको भी खत्म किया जा सकता है, उसको भी हटाया जा सकता है। यहाँ इवन यह तो स्टेटमेंट आपको करेगा ही, यह तो स्टेटमेंट आपको ये जो गलत इसको करेगा ही। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया कि संपत्ति का अधिकार तो हटाएगा, तो मतलब
लॉ के द्वारा यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे, भारत सरकार दोनों में सहमति बन जाए, तो मौलिक अधिकार को भी हटाया जा सकता है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत आया था 1900 केशवानंद भारती 1973 में, केशवानंद भारती का जो केस आया था 1973 में, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या होता है, यही किसी को नहीं पता है। बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या होता है, यह डिफाइन कौन करेगा? तो यह डिफाइन करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, यही डिफाइन करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो यदि राज्य और सुप्रीम कोर्ट मिलकर किसी चीजों पे सहमति बना ले, तो मौलिक अधिकारों को भी हटाया जा सकता है। ठीक है? तो यह एक तो स्टेटमेंट ऐसा हो गया। दूसरा, आपको एक पार्शियली भी आप एक करेक्ट कर सकते हो कि आपको जो है वो आर्टिकल 359 है। तो जब भी आपको राष्ट्रपति शासन लगता है, जब भी आपको इमरजेंसी लगता है, जब भी आपको वित्तीय आपात लगता है, तो उस संदर्भ में भी आपके मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है। अब आपके राज्य में इमरजेंसी लगा हुआ है। उस समय आप मौलिक अधिकारों की बात नहीं कर सकते, तो उस समय सारे मौलिक अधिकार आपके खत्म हो जाते हैं, 21 को छोड़ के। 21 और 22 को छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ के सारे खत्म हो जाते हैं। आप उस इमरजेंसी के टाइम नहीं कह सकते हो कि हमको जो है वो कहीं भी घूमने का अधिकार दे दिया जाए, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि यह भी जो है वो गलत हो जाएगा। यह भी जो है वो गलत हो जाएगा। तो कौन-कौन सा गलत है? बी, सी, डी तीनों गलत है, खाली एक जो है वो स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। आप देखिए पूछ रहा है कि गलत है, कौन-सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से गलत है। काफ़ी डिटेल से जो है वो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको जो है वो ध्यान में रहेगा। जैसे देखिए लिखा गया है कि मौलिक अधिकार जो है वो बिल ऑफ राइट से लाया गया है, तो पहला तो सही हो जाएगा, ठीक है? मरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि पैसिव यूथनेसिया दिया जा सकता है, ठीक है? कुछ शर्तों के अनुसार दिया जा सकता है। भारत जो है वो संघीय नहीं है, ये फेडरल और यूनिटरी दोनों पे बात करता है, संघीय और एकात्मक दोनों पे बात करता है। इसके विशेष रूप से चर्चा मैंने जो हमारा पेड क्लास था, वहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे भारतीय संघ को, तो वहाँ मैंने संविधान की विशेषताओं में बात कर ली थी यहाँ पे। वहीं आपातकाल के अनुसार आपको 359 भी के तहत जो है मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है। इवन मैंने बताया कि मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाया जा सकता है, तो मौलिक अधिकार को हटाया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि भारतीय संविधान जो है उसके संदर्भ में आपको बताना है स्टेटमेंट और रीजन है कि संविधान जो है वो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसको मिलता है? तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलता है। क्या यह सही है? तो यह सही है, ठीक है? भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो यह भी सही है। क्या दोनों एक्सप्लेन कर रहा है? तो यस, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है? तो यह एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ से कौन-सा आंसर बनेगा? तो ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो यह भी जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो भारतीय संविधान है वहां आर्टिकल 53 आप जानते हो कि एक राष्ट्रपति की चर्चा की बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी, ठीक है? और वह जो यह कार्य जो है वो अपने अधीनस्थ जो उनके जो सबॉर्डिनेट होंगे, उनके जो नीचे के लोग होंगे, उनके साथ मिलकर जो उनके सबॉर्डिनेट होंगे, ऑफिसर्स होंगे, अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मिलकर जो है वो भारत सरकार को वो चलाएंगे। ठीक है? यह भारत सरकार को अपने अधिकार जो है अधीनस्थों के मिलकर चलाएँगे और मंत्री की चर्चा जो है वो 74 में की गई है। राष्ट्रपति का जो संवैधानिक प्रमुख होता है जिसका अर्थ है कि वह प्रतीकात्मक प्रमुख है। नॉट ही हैज़ नॉट एवरी पावर, बस ये एक सिंबॉलिक रूप में है। तो जो मुख्य कार्य होता है, वो जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ होते हैं, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को दिया गया है, पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, उसको दिया गया है आर्टिकल 74 के तहत। आर्टिकल 74 के 4 पार्ट हैं, इससे भी संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? तो इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से कौन-सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? दोनों जो है वो व्याख्या भी करता है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्टोरिया विक्टोरिया फॉल के बारे में बताना है। विक्टोरिया फॉल जो है वो अफ्रीका में है, आपको पता है। तो उसी विक्टोरिया फॉल के बारे में आपको स्टेटमेंट 2 दिया गया है, बताइए कि कौन-सा सही है। तो यह जो है वो जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है।
जो विक्टोरिया फॉल है वो जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है। तो यह जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, जाम्बिया तो सही है, जाम्बिया है, लेकिन मोजाम्बिक की सीमा पे ये नहीं है। अफ्रीका में जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर यह नहीं है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। ठीक है, जाम्बिया और यहाँ है तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, नॉट मोजाम्बिक। तो लिख देता हूं जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे की सीमा पर है, नॉट मोजाम्बिक। यह क्लियर हो गया आपसे। दूसरा जो स्टेटमेंट आपसे पूछा है कि यह जाम्बेजी रिवर पर स्थित है, तो यह स्टेटमेंट जो है वो सही है, यह जो है वो जाम्बेजी रिवर पर ही स्थित है, तो दूसरा यहाँ से सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। ओनली टू इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट। विक्टोरिया फॉल जो है वो दुनिया के सबसे बड़ा फॉल है। विक्टोरिया फॉल दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध जो जल प्रवाह प्रपात है, वाटरफॉल है, जो कि जाम्बोजी नदी पर स्थित है। ठीक है, यह जलप्रपात लगभग 1708 मीटर चौड़ा और 108 मीटर ऊंचा है। यह दुनिया के सबसे बड़े जलप्रपातों में से जब सबसे जलप्रपात है। ठीक है, इसका जो नाम है वो स्कॉटिश खोजकर्ता है, स्कॉटलैंड के खोजकर्ता थे डेविड लिंगविस्टोन। डेविड लिंगविस्टोन, उन्होंने अपनी जो रानी थी, रानी विक्टोरिया, उनके सम्मान में ही इसका नाम जो है वो रानी विक्टोरिया रखा गया था। स्थानीय भाषा में इसको जो है वो मायोसी ओया तुनाया कहते हैं, मायोसी ओया तुनाया आप लिख लीजिए। स्थानीय भाषा में इसको माओसी ओआ ओआ तुनाया टूनिया, तो ये इसका स्थानीय भाषा में नाम होता है, यह भी पूछा जाता है, जिसका अर्थ हुआ धुआं जो गरजता है। इसका अर्थ हुआ धुआं, धुआं जो गरजता है, गरजता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ प्रश्न दे दिया गया, यहाँ पे सारी चीजें मैंने दिया गया लिख रखा है, धुआं जो गरजता है इसका नाम हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, तो यह तो स्टेटमेंट सही है। आपसे आंख मूंद के भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप आंख मूंद के भी ये जो है वो सही बताओगे, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि को महत्वपूर्ण तकनीकों और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। इसमें आधुनिक सिंचाई तकनीक आप कर सकते हो, उन्नत किस्म के बीज आप ला सकते हो, मशीनीकरण को प्रभाव कर सकते हो और नीतिगत बदलाव भी कर सकते हो, जो कि भारत सरकार के द्वारा काफी हद तक प्रयास किया जा रहा है कि किया जाए। ठीक है, दूसरा जो है वो कह रहा है कि भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान जो है वो अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और प्राकृतिक मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक उर्वरता की मृदा पर निर्भर करते हैं, तो यह भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। और तकनीकी में सुधार क्यों चाहिए, संस्थागत सुधार क्यों चाहिए, तो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों चाहिए, क्योंकि अभी भी जो है वो मानसून पे आधारित होते हैं, अभी भी प्राकृतिक मिट्टी की उर्वरता पे ही आधारित होते हैं, टेक्नोलॉजी का उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है यहाँ। तो दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, सही एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। जैसे कि भारत में हरित क्रांति आया तो HYV बीज यूज किएंगे, HY का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा, HYV कई बार पूछा गया है। हाई यील्ड वेराइटी सीड होता है इसका। ठीक है, हाई यील्ड वेराइटी सीड, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड जो होते हैं, तो यहाँ पे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो हाई यील्ड वेराइटी सीज हो गया, उर्वरक जो फर्टिलाइजर है उनको यूज किया गया, इरिगेशन सिस्टम को बढ़ाया गया। ठीक है, और इसके बाद भी जो पूरा तरह का से लाभ जो होना चाहिए वो पूरे कंट्री को नहीं हो, ये बस सीमित रहा उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम जो भारत है वहीं तक ये सीमित रहा था, वहीं के कुछ क्षेत्र थे उनसे ये जो है वो लाभ मिलता था। हालांकि भारत सरकार के द्वारा धीरे धीरे संस्थागत सुधार भी आए, कई सारे सुधार आए, जैसे भारत अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 26 फसलों के लिए देती है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसका MSP होता है वो 26 फसलों के लिए देती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि MSP कौन देता है, MSP किस जो है वो मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, यह प्रश्न आप कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शुगर केन जो होता है, शुगर केन मतलब गन्ना, जो गन्ना होता है उस MSP जो होता है वो MSP नहीं होता है। शुगर केन के लिए MSP नहीं दिया जाता है, उसका अलग नाम है। देता MSP ही है, लेकिन नाम उसका अलग है। उस नाम को आप बता दो कि नाम क्या है, दोनों कमेंट में आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है? तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि भारत का कौन-सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? इतना सारा आपसे सवाल पूछा जा रहा है एक ही बार में कि किसके-किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जिप्सम जैसे ही आ गया तो आपको एकदम आँख मूंद के मार देना है कि राजस्थान में ही होगा। अब राजस्थान सलाइन वाटर है तो वहाँ नमक भी होगा, जस्ता भी होगा, सिल्वर भी वहाँ होता है। ठीक है? तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा, राजस्थान में ये हो जाएगा। तो राजस्थान है वो खनिज संपदा के मामले में भारत के जो है वो अग्रणी राज्यों में से एक आता है। यहाँ पे चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, जस्ता ये सब चीजें समृद्ध है इन सब के रूप में। ठीक है? चूना पत्थर क्या है? चूना पत्थर जो है वो राजस्थान चूना पत्थर का प्रमुख उत्पादक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में किया जाता है। और प्रमुख चूना पत्थर जो है वो भंडार वहां का कौन सा है? तो नगौरा, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में ये पाया जाता है। जिप्सम की बात करें तो 90% से ज्यादा जो जिप्सम है वो जो है वो राजस्थान ही प्रोड्यूस करता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इसका भी उपयोग जो है वो सीमेंट में, उर्वरक में, इन सब में किया जाता है। नमक, नमक की बात करें तो राजस्थान का जो नमक का भंडार के रूप में कहा जा सकता है। सांबर झील और डिडवाना झील जो है वहां से जो है वो नमक जो है वो क्रिएट किया जाता है। ठीक है? राजस्थान जो है वो जस्ता में भी बड़ा उत्पादन है। मुख्य रूप से यहाँ पे रामपुर व अगुचा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह खान आपसे सीधा साधा पूछ लेगा जस्ता के लिए कौन सा है? तो रामपुरा अगुचा, रामपुरा अगुचा। यह जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो रामपुर अगुचा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ से आपको घाट के बारे में पूछा जा रहा है। जो दर्रे होते हैं, जो पास होते हैं, पास क्या चीज है? पास होता है कि जैसे कि ये पहाड़ है, मान लिया ये पूरा आपका पहाड़ है, ऐसे करके ये इस तरह से मैं बनाता हूँ। ये एक माउंटेन श्रृंखला है। ठीक है? ये एक माउंटेन श्रृंखला है। तो इस माउंटेन श्रृंखला में इधर से उधर जाने के लिए, नॉर्थ से साउथ जाने के लिए एक रास्ता चाहिए ना। तो या तो ये रास्ता आप बना सकते हो पहाड़ों को तोड़कर, या फिर पहाड़े खुद में बन जाती है। जैसे नदी बहती है, उसके बाद पहाड़ जो है वो उत्पन्न होते हैं। जब नदी बहती रहती है तो नदी जो है वो पहाड़ के साइड तो उत्पन्न नहीं होगी। जैसे ऐसे पहाड़ उत्पन्न होते चला जाएगा, ऐसे पहाड़ उत्पन्न होते चला जाएगा, और यहाँ पे जो रास्ता है वो नदी वाला ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ऐसे उत्पन्न होता चला जाएगा। बाद में ऐसा होगा कि यह जो पानी है, नदी का जो पानी है वो पानी खत्म हो जाएगा, पानी सूख जाएगा। तो यह बाद में क्या बन जाएगा? बाद में एक रास्ता बन जाएगा। तो यही पास जो है वो रास्ता कहलाता है, जो कि एक जो है वो रास्ता होता है, जो है नेचुरल रास्ता होता है। ठीक है? नेचुरल रास्ता ये होता है। तो भारत में कई सारे पासेस हैं। आपको पता होगा, नाथुला हो गया, जलेपला हो गया, बहुत सारे पासेस हैं। नाथुला के बारे में बता दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हमसे आप हमसे एक चीज हमको बताइए कि जो मानसरोवर की यात्रा होती है भारत सरकार के द्वारा, अभी हाल ही में इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस भी आए हैं। मानसरोवर, क्योंकि मानसरोवर जो है, सरोवर चाइना के द्वारा इसको हथिया लिया गया है। चाइना के द्वारा इसको हथिया लिया गया है। तो मानसरोवर की यात्रा बिना चाइना के परमिशन के हम नहीं कर पाते हैं। तो आप प्रश्न हमारा यह है कि मानसरोवर की यात्रा हम किस दर्रे से करते हैं? दो दर्रे का आपको नाम बताना है। दो पासेज हैं, उनसे हम मानसरोवर की यात्रा करते हैं। इस बार जो है वो मानसरोवर की यात्रा स्टार्ट की जाएगी भारत सरकार के द्वारा। दोनों चाइना और भारत में जो डोकलाम विवाद हो गया था, बहुत ज्यादा विवाद है, इस कारण से जो है वो इस ये जो 4-5 सालों से रुकी हुई थी, लेकिन इस साल जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है? इस साल स्टार्ट होगा। तो आप दोनों पासेस का नाम बताइए। दो पासेस हैं, दोनों का नाम आप कमेंट में बताइए। ठीक है? मैं जो प्रत्येक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, जो सारा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आपसे पूछा जाए, जैसे पश्चिमी घाट का ये सारा दर्रा पश्चिमी घाट का है, ये भारत है। तो यहाँ पे ना ये भारत का कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पे ऐसे करके मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे करके एक श्रृंखला है पर्वतों की। यहाँ पे एक पर्वतों की पूरी श्रृंखला है। इस पर्वतों की श्रृंखला को बोलते हैं पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है? वेस्टर्न घाट। और इसको सह्याद्री महाराष्ट्र में बोला जाता है। सह्याद्री, सह्याद्री इसको महाराष्ट्र में कहा जाता है। तो ये जो है, यहाँ पे भी तो कई सारे रिवर है। रिवर वाला जो पार्ट मैंने आपको वीडियो बताया पेड क्लास में, तो उसमें देखा होगा कि कई सारे रिवर है, और वो उनका फ्लो कितना तेज होता है। इस कारण से ही तो ये एस्च्यूरी इधर जाके बनाती है। तो इनका जब फ्लो तेज होता है, रिवर है, और तो यहाँ पे भी कई सारे पासेस होंगे। तो इन्हीं पासों में ना तीन पास हैं, तीन पास हैं जिनको क्रम से यदि बताऊं मैं, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो सबसे पहले आएगा थाल घाट, उसके बाद आएगा भोर घाट, उसके बाद आएगा पाल घाट।
तो यह ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। थालघाट, भोरघाट, पालघाट। थालघाट है वो कहाँ है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि थालघाट कहाँ है, तो थालघाट महाराष्ट्र में है। थालघाट महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का जो सह्याद्री है वहां पे है। और यह किस 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 जगह को जोड़ता है? किस किस जगह को जोड़ता है? तो थाल घाट दो जगहों को जोड़ता है। ठीक है, थाल घाट दो जगहों को जोड़ता है। यहाँ मैं लिख रखा है, देखिए, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ठीक है, मुंबई और नासिक को थालघाट जोड़ता है। उसके बाद भोरघाट आता है। तो भोरघाट जो है वो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, यह भी महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद पालघाट आता है, जिसको पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। यह जो है वो केरला का जो नीलगिरी है उसमें हो, जैसे ये इधर से आया ना, ऐसे पर्वत है, तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे एक गांठ बनती है पर्वत की, तो कई सारे पर्वतों मिलते हैं तब गांठ बनती है। इसी पर्वत को नीलगिरी पर्वत जो है वो कहा जाता है, नीलगिरी हिल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे टोडा जनजाति भी है, तमिलनाडु की बस्ती है, तो यह भी प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो केरला का जो नीलगिरी हिल है और अन्नामलाई जो हिल है, वहां पे ये सिचुएशन है पलक्कड़, और ये से तमिलनाडु और केरला के बीच में जो है वो रास्ता मिलता है। ठीक है, तमिलनाडु और केरला के बीच में मिलता है, तो हम आपको क्लियर करवा दिए। उसके बाद आपसे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्टिकल से संबंधित, कि कौन सा जो आर्टिकल है वो यहाँ सही है। ठीक है, तो आर्टिकल 26 क्या है? आर्टिकल 26 क्या है? तो आर्टिकल 26 आपको कहता है कि धार्मिक मामलों के संचालन की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां से बन जाएगा। 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 कहता है कि गांव के लिए आप जो विलेज पंचायत की, ग्राम पंचायत की व्यवस्था करोगे, जो कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, और 74वां संविधान के संशोधन के द्वारा नगर पालिका जो है वो उसको एस्टेब्लिश किया गया। कब किया गया? तो 1992 में किया गया, याद रखिएगा। आर्टिकल 98 क्या है? तो आर्टिकल 98 जो बात करता है, वो बात करता है कि भारतीय जो पार्लियामेंट है, संसद का जो सचिवालय है, उसकी बात करता है, सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद आर्टिकल 229 है, ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी बात ये करता है। आप बताइए कि आर्टिकल 243 किसकी बात करता है? क्या आप ये बता सकते हो? कमेंट में बताइए। तो यहाँ से कौन बना? पहला ए का 3 बना, ए का 3 बना, तो ये वाला गलती हो गया। बी का 4 बना, तो ये वाला गलती हो गया। उसके बाद सी का 2 बना, तो सी का 2 कहाँ है? ये तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सारा क्रम मैंने लिख के रखा है। आपको बताना है कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो ऑप्शन में आपसे यहाँ दिया गया है 30.7, 31.2, 1.8। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपको सही हो गया? शहरी जनसंख्या कहने का अर्थ कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो शहर में भारत में कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा 31.2। ठीक है, 31.2 जो जनसंख्या है वो भारतीय, वो कहाँ रहती है? तो वो शहरों में रहती है। ठीक है, 31.2 जनसंख्या है जो शहरों में रहती है, और 68.8 जो है वो रूरल एरिया में हो गई, वो ग्रामीण क्षेत्र में हो गई। और 31.2 जो हो गई वो जो है अर्बन एरिया में हो गई, शहरी क्षेत्र में हो गई। ठीक है, 2001 में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या थी जो वो 27.8% थी। ठीक है, 27.8 थी। यह भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा बात करें तो तमिलनाडु में शहरी जनसंख्या है, उसके बाद केरल, महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। सबसे ज्यादा रूरल की बात करी जाए, ये यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख दी है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एंडीज पर्वत जो है वो कहाँ है? अल्ताई पर्वत कहाँ है? आल्पस पर्वत कहाँ है? एप्लाचिया माउंटेन कहाँ है? तो आपको क्या क्या याद है? तो रॉकी तो ऊपर होता है, उत्तर अमेरिका में होता है, तो दक्षिण अमेरिका में ही होगा एंडीज। ऐसे करके बीपीएससी में ये सवाल जो है वो इस बार पूछा गया था 97 में। तो यहाँ से 4 नंबर आप कर लिया, तो 4 कौन सा है? तो ये और ये तो गलत हो गया। उसके बाद अल्ताई पर्वत है, अल्ताई पर्वत जो कहाँ हो जाएगा? तो अल्ताई पर्वत जो है वो एशिया में हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो 4 के बाद 3 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बढ़ते हैं, आल्पस कहाँ है? तो आल्पस यूरोप में है। ऑल्पस यूरोप में है, तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। एप्लाचियन माउंटेन कहाँ है? तो एप्लाचियन माउंटेन जो है वो उत्तर अमेरिका में है। उत्तर अमेरिका का जो नीचे वाला पार्ट होता है, मैक्सिको वाला पार्ट होता है, वहीं पे एप्लाचियन माउंटेन जो है वो है, वहीं पे एप्लाचियन माउंटेन है। तो ये डिटेल से मैं सारा चीजें आपको जो क्लास चलेगी वहां मैं बताता रहूंगा। बाकी आप यहाँ देख लीजिए कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, और वो कौन सी है? तो एंडीज पर्वत है। लगभग 6000 मीटर इसकी लंबाई है, 6000 मीटर इसकी लंबाई है। ऐसे है।
ठीक है? ऐसे है अमेरिका के, मतलब ये नॉर्थ एंड साउथ है। लेकिन हिमालय जो है ना वो ऐसे है। हिमालय कैसे है? तो हिमालय इस तरह से है, मतलब हिमालय है वेस्ट एंड ईस्ट। और हिमालय की जो हाइट है वो 2500 के आसपास है, और इसकी जो है वो 6000 है, 6600 आई थिंक। तो आपसे कई प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे इस प्रकार भी घुमाया जा सकता है कि वेस्ट और ईस्ट में रहने वाली जो पर्वत सबसे बड़ी कौन है, तो वो हिमालय हो जाएगी। ठीक है। अल्ताई पर्वत है जो एशिया में स्थित है, रूस, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान इन सब में फैला हुआ है। अल्पास की बात करें तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी तक फैला हुआ है। आपको ब्लैक फॉरेस्ट पता है कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? यह आप कमेंट में बताइए। बहुत सारे प्रश्न मैंने आपसे पूछ दिया है, सारे के बताइएगा। अप्लैचियन माउंटेन जो है वो कहाँ है? तो कनाडा से अमेरिका तक ये फैला हुआ है, उत्तरी अमेरिका में है अप्लैचियन माउंटेन। आपको ये याद होना चाहिए। आप देख लीजिए, ये रॉकीज है, ये वाला जो है वो रॉकी पर्वत है। ये वाला जो है वो आप देख रहे हो अपलाचियन माउंटेन है। अपलाचियन माउंटेन ये वाला पार्ट है, जो पूरा ये वाला पार्ट है वो दिख रहा है ना, ये मैक्सिको है। ठीक है। ये पनामा कैनल है, ये पनामा कैनल है। ये आप देख रहे हो एंडीज पर्वत है, ये एंडीज पर्वत है, ये रॉकी हो गया। ठीक है। ये जो है वो सियरा नवेदा है, सियरा नवेदा है, यह भी पूछा जाता है। और ये सियरा माद्रे है, सियरा माद्रे, सियरा नवेदा, दोनों ये जो है वो मैक्सिको में है, ऊपर वाला यूएसए में है। ये वाला जो है वो कनाडा में भी जाएगा, अपलाचियन माउंटेन भी कनाडा में जाएगा, यूएसए में भी जाएगा। ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। यहाँ प्रश्न जो है वो चिली एक कंट्री है, यहाँ पे आटाकामा मरुस्थल है जो कि नाइट्रेट के लिए फेमस है, जो कि सबसे शुष्क क्षेत्र है, सबसे ड्राइएस्ट क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ देखिए ड्रैकन्सबर्ग है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। यहाँ पे जो है वो एटलस माउंटेन है, यहाँ पे एटलस माउंटेन है। ये जो पूरा क्षेत्र आपको नजर आ रही है सहारा वाला है, सहारा क्षेत्र पूरा है। आप देख रहे हो यहाँ पे आल्पस पर्वत है, यूरोप में आल्पस पर्वत है। उसके बाद एपेनीज पर्वत है, एपेनीज पर्वत है। पेनरीज पर्वत है। यह सारे जो है वो यूरोप में ही स्थित है, यह सारे जो है वो यूरोप यूरोप में। उसके बाद कैकेसस माउंटेन है, कैकेसस माउंटेन यह भी यूरोप में ही स्थित है। उसके बाद टॉरस है, टॉरस यहाँ पे आ गया। उसके बाद जैग्रोस है, जैग्रोस कहाँ है आप मुझे कमेंट में बताइए। ईरान में। बहुत ज्यादा जैग्रोस पूछा गया है, ये बिहार एसआई में भी पूछा गया। हिंद कुश पाकिस्तान में। ठीक है। हिंद कुश अफगानिस्तान या पाकिस्तान, ये बताइए आप। अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो सुलेमान जो होता है वो पाकिस्तान में है, हिमालय का पार्ट है। सुलेमान पाकिस्तान में, और अफगानिस्तान में हिंद कुश। ठीक है, ये याद होना चाहिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट भारत में है, हिमालय जो हो गया। काराकोरम जो है वो भी काराकोरम यहाँ पे हो गया। एटलस जो माउंटेन यहाँ पे हो गया। अल्ताई माउंटेन, नॉट एटलस, एटलस तो अफ्रीका में है। ठीक है। उसके बाद उरल माउंटेन, यह भी यूरोप में है, यूरल माउंटेन, उरल माउंटेन। तो ये माउंटेन कुछ है जो याद रखिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेट डिवाइडिंग रेक। उसके बाद मैकडोनियल रेंज, यह भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने बताया। ये रेजविक भी याद रखिए, यह भी प्रश्न जो है वो पूछा गया है। रेजविक माउंटेन, रेजविक माउंटेन जो है वो यहाँ है। उसके बाद स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन कंट्री होती है, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री होती है। तो यह भी आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने उनको अरेंज भी कर दिया है जो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे माउंट एवरेस्ट, केटू, केटू जिसको काराकोरम बोलते हैं। उसके बाद किलिमंजारो है, किलिमंजारो तंजानिया में है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। माउंट फूजी जो है वो एक ज्वालामुखी भी निकलती है यहाँ से, तो ये जापान में है। उसके बाद देनाली जो है वो अलास्का यूएसए में है। अलास्का ये अलास्का किसका पार्ट है? तो अलास्का ये अमेरिका का पार्ट है, नॉट कनाडा। ये वाला पार्ट जो है वो अमेरिका का है। कहाँ से लिया गया था? तो रसिया से खरीदा है इसने, रसिया से खरीदा है, यह याद रखना चाहिए। मैनहट्टन मेट्रोहोन जो है वो कहाँ है? तो वो अल्पस में है। उसके बाद माउंट एल्ब्रस कहाँ है? तो कैकेसस माउंटेन रसिया में है, जो वहां पे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी वहां की है। उसके बाद एंडीज पर्वत कहाँ है? तो साउथ अमेरिका की है, साउथ अमेरिका में एंडीज है। हिमालय जो है वो भारत में हो जाएगा, रॉकी माउंटेन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में हो जाएगा। तो सारा मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि बंगाल ब्रिटिश भारतीय समाज 1843 से जो है जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। पहला स्टेटमेंट आपसे है कि बंगाल का जो ये जो क्या बोले, बंगाल का ब्रिटिश भारतीय समाज, बंगाल का जो ब्रिटिश भारतीय समाज है वो जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों से स्थापित किया गया था। तो यह जो स्टेटमेंट है वो सही है।
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ये 1943 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया था। जॉर्ज थॉमसन जो है वो भारतीयों के सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख व्यक्ति थे। यह जो समाज था वो भारतीयों की भलाई के लिए काम करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, और इसका ध्यान जो था उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और ब्रिटिश साम्राज्य के तहत सुधारों की वकालत करना इसका था। तो जॉर्ज थॉमसन का ये याद रखिए, ब्रिटिश भारत भारतीय समाज, तो यह स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि जॉर्ज थॉमसन को इंग्लैंड से द्वारिका नाथ ठाकुर के द्वारा राजनीतिक आंदोलन का आयोजन करने के लिए जो है वो भारत लाया गया था। तो यह स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यह स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जॉर्ज थॉमसन जो है वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इनको राजनीतिक आंदोलन का आयोजन करने के लिए भारत लाया था। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जॉर्ज थॉमसन को थॉमसन मैकोले ने भारत लाया था। ठीक है, इसको किसने लाया था? तो इसको मैकोले ने लाया था। इसको मैकोले ने आया था, और उसका उद्देश्य था सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया जा सके, और न कि विशेष रूप से राजनीतिक आंदोलन के लिए। ठीक है, राजनीतिक आंदोलनों के लिए ये नहीं लाए गए थे, ये लाए गए थे सामाजिक सुधार के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए। कौन लाया था? तो मैकाले लाया था। ठीक है, थॉमस मैकॉले ने इसको लाया था, जॉर्ज थॉमसन को नॉट देवेंद्रनाथ ठाकुर ने लाया था। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा आंसर बन जाएगा? यहाँ से आंसर बन जाएगा कि पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। वही चीजें यहाँ पे लिख दी गई है। उसके बाद पेंटिंग से संबंधित है, तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ होती है आपको पता है? तो मधुबनी बिहार में। तो पहला चार कोई नहीं लिख लेगा यहाँ से। उसके बाद लेपाक्षी जो है वो पेंटिंग कहाँ होती है? तो लेपाक्षी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो भी पूछा गया है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेपाक्षी आपको याद होना चाहिए कि ये लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में है। आपसे बहुत ज्यादा ये सब पूछा है। पट्टचित्र कहाँ होती है? तो पट्टचित्र उड़ीसा में होती है। तो पहला चार के बाद तो तीन आएगा, तो यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से ये वाला यहाँ से खत्म हो गया। चार के बाद तीन आ गया, उसके बाद जो है वो लेपाक्षी हमने देख लिया आंध्र प्रदेश, उसके बाद पट्टचित्र हमने देख लिया उड़ीसा। तो पट्टचित्र कहाँ है? उड़ीसा। तो एक हो जाएगा उसके बाद एक होगा। चार के बाद क्या ना आएगा? यहाँ से देखिए, चार के बाद तीन आएगा, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला बचा, ये वाला बचा। चार के बाद तीन आया, तीन के बाद कौन आएगा? एक आएगा, एक के बाद कौन आएगा? वारेली जो है वो महाराष्ट्र में है, तो दो आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे लिख दी गई है सारा, कि कौन सा पेंटिंग है वो कहाँ है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी बनाया गया है, मधुबनी पेंटिंग बिहार में है, वाराली पेंटिंग महाराष्ट्र में है, पट्टचित्र जो है वो उड़ीसा में है, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु में होती है, मिनिएचर पेंटिंग राजस्थान में, मैनुअली कलमकारी जो होती है वो आंध्र प्रदेश में होती है, मैसूर पेंटिंग कर्नाटका में, पिछवाई पेंटिंग राजस्थान में, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश में, फड़ पेंटिंग फट पेंटिंग इसको कहा जाता है, ये राजस्थान में होगी, सांझी कला उत्तर प्रदेश में होगी, कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश में होगी, तंजौर या कोयम्बटूर पेंटिंग तमिलनाडु में होगी, भील पेंटिंग मध्य प्रदेश में होगी, और छौ पेंटिंग जो होगी वो तीनों जगह होता है। वेस्ट बंगाल पुरुलिया छौ, यहाँ से फिर उड़ीसा का जो मयूरभंज छौ हो गया, फिर झारखंड का जो हो गया छौ हो गया। झारखंड का भी पूर्वी सिंहभूम का एक क्षेत्र है, वहां का छौ होता है। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे दिख दी गई है। तो यहाँ से आपको फांग और ठांग का दोनों याद होना चाहिए। हिमाचल सिक्किम ये सब जगह होता है। मंजूसा पेंटिंग बिहार में फेमस है, बिहार का जो भागलपुर है वहाँ फेमस है। चेरियाल स्क्रोल जो पेंटिंग है वो तेलंगाना में है, यह भी फिल्म है। और कोलम जो पेंटिंग है वो तमिलनाडु में है, कोलम। फट मैंने बता दिया राजस्थान में है, किवाड़ा भी राजस्थान में है, गोंड मध्य प्रदेश, कालीघाट जो है वो पश्चिम बंगाल में होती है, पटुआ पेंटिंग पश्चिम बंगाल में होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पटचित्र मैंने बताया उड़ीसा में, सौरा आपको याद रखना है। पिथारो पिथारो जो है वो गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है, वर्ली मैंने महाराष्ट्र में बता दिया है। तो यह जो पूरे स्टेटमेंट्स है वो आपको याद होने चाहिए। तो ये रहा पूरा वीडियो, जिसमें हमने काफी डिटेल से सारे जो क्वेश्चंस है उसको एक्सप्लेन भी किया। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट में पूछा है उसका आप आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या में व्यू आ सके। शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।